नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम शून्यकाल में बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो पूरे एक साल तक चर्चाओं में रहने वाला है। मसलन ये कि राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर दिया और इस बजट के क्या फायदे क्या नुकसान, सियासी गलियारों में क्यों इस बात को लेकर इतनी चर्चा कि बजट ऐसा है जो आने वाले न केवल एक साल बल्कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ जो सरकार चल रही है उसे पूरा करने का दावा किया जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। एक विस्तृत पैनल, बुद्धिमान पैनल हमारे साथ मौजूद है। अगले एक घंटे तक जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खास इस बजट में है। बजट का विश्लेषण, सबसे सटीक विश्लेषण आपको मिलेगा केवल बीएस टीवी पे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर संकल्प थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और 5 शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनिंदगढ़ चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई वाहनों में सब्सिडी, नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना के साथ बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, अबुझमाड़ जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22,000 करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1000 पदों पर भर्ती होगी। माननीय सभापति महोदय, दंतेवाड़ा में पहली बार एजुकेशन सिटी की परिकल्पना की गई थी, जहां से आज बच्चे मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाएं पास करके प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। इसी अनुभव से प्रेरित होकर हम नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबूझमाड़ एवं जगरगुंडा में 2 एजुकेशन सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को मजबूत करेगा। सीएम ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। एक तरफ सरकार बजट और उससे होने वाले समावेशी विकास को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस बजट को सिर्फ आंकड़ों और शब्दों की जादूगरी ही मान रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को बहुत अच्छे और आकर्षक शब्दों में पेश किया है, लेकिन असल में इसमें कुछ भी खास नहीं है। कोई भी ऐसा नया चीज़ आ रहा है, जैसे अस्पताल आ रहे हैं, पुलिस थाने आ रहे हैं और जो भवन बन रहे हैं वो कुनकुरी से शुरू हो रहा है, जसपुर जिले से शुरू हो रहा है और शहरों में ख़त्म हो जा रहा है। गांव जहां की 80% छत्तीसगढ़ में गांव हैं, उन गांवों के लिए क्या कर रहे हैं इस बजट में एक भी लाइन नहीं है। इसलिए हम इस बजट को बिल्कुल उनके द्वारा शब्द का जाल मानते हैं, महाजाल मानते हैं। ये हमें धोखा देने वाला है। बजट को लेकर अलग अलग सियासी दलों का दृष्टिकोण भी अलग अलग है। एक और सत्ता पक्ष इसे विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में मजबूत कदम बताते हुए समावेशी विकास और जन कल्याण का आधार मान रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता इसे केवल आकर्षक शब्दों में पेश किया दस्तावेज करार दे रहे हैं। बहरहाल बजट की असली सफलता का आकलन भविष्य में धरातल पर दिखने वाले परिणामों से ही होगा, जिसके लिए एक पक्ष मजबूत दावा कर रहा है तो दूसरा उन दावों को ही नकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों बजट पे लेके इतनी चर्चा है। सीधे पैनल पे चलेगा। आज हमारे साथ एक बेहद ही बड़ा पैनल मौजूद है। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ भगवानू नायक है जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है। हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी हैं, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा साहब है, आप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है, कांग्रेस के बड़े विद्वान नेता है। हमारे साथ सुरेश महापात्र है, बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ उचित शर्मा जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार है, सियासत के गलियारों के तमाम चीजों को बेहतर करीब से समझते हैं। चर्चा की शुरुआत करते सीधे उचित जी से शुरू करेंगे। उचित जी, बजट 1,72,000 करोड़ का बजट कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने पहले ज्ञान गति और अब संकल्प लेके आए हैं तो तीसरे साल का बजट कोई बहुत कुछ होता नहीं है किसी भी सरकार के लिए। जब तीसरा बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी नीरसता रहती है क्योंकि चुनाव थोड़े से दूर रहते हैं और ये एक स्टेज पार कर चुके रहते हैं, तो ऐसा बहुत कुछ दिखता नहीं है कि तीसरे बजट हमेशा से नीरस जैसा रहा है क्योंकि लोगों को अभी जनता के सामने आना नहीं है, कोई बड़े लक्ष्य पूरे करने नहीं है। तो मैं कहूँ कि अभी जो फिलहाल जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सो जिसे बोल सकते हैं, थोड़ा है, थोड़ा मिला है, लेकिन बस्तर को लेके इन्होंने काफी अच्छी चीज की है। बस्तर में जो बस्तर को पहले ही बजट रहते थे लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट में जो तकलीफें आती थी, हमने 100 करोड़ मान लो दे दिए रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट में वो तकलीफ होती थी। लेकिन फिलहाल वो अभी नहीं है। अब जब नक्सल पूरी की क्लियर हो। बस्तर का जिक्र कर रहे हैं, सुरेश जी हमारे साथ मौजूद है, बस्तर के पत्रकार है। सुरेश जी, बस्तर आज बड़े खुश दिख रहे हैं आप, बस्तर को काफी कुछ सौगात मिला है। देखिए, दो बड़ी चीजें मुझे दिखी इस बजट में। पहली बात तो ये है कि सरकार ने न केवल खेल बदला है, खेलने के नियम बदले हैं और तरीका बदला है, सब कुछ बदल दिया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे जगह पर एजुकेशन सिटी की घोषणा एक प्रकार से सरकार का ऐलान है कि हम 31 मार्च 2026 के बाद के बस्तर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल से नया बजट शुरू होगा, पहली चीज। दूसरा एक है मुख्यमंत्री द्रुत गति जो सड़क वाली बात है, जो राजनांदगांव से गीदम के लिए है, वो निकलेगी अबूझमाड़ से होते हुए। तो ये मान के चलिए कि सरकार ने बस्तर के हिस्से में जो एक कल्पना की है, लोगों के मन में एक सवाल था कि नक्सलवाद के बाद बस्तर को लेकर के क्या होगा। शायद सरकार अब ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमारा क्या है। चले हम पहले आप पार्टी के पास चलेंगे, बीजेपी कांग्रेस के मेहमान के बाद में जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से शिवचंद्र सुंदरानी साहब भी जुड़ गए। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, ये दिखावे का बजट है। आपने जगरगुंडा के लिए, अबूझमाड़ के लिए स्कूल खोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो 10,460 स्कूल बंद कर दिए और जो 30,000 शिक्षकों की भर्ती जगह 5,000 भर्ती निकाले, वो 5,000 शिक्षकों की भर्ती कब करोगे? जो बच्चों के पास टीचर्स नहीं, उनके लिए क्या करोगे? तो ये सिर्फ एक दिखावे का है। दूसरी चीज जो है, इनके बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अबूझ है। अबूझमाड़ में स्कूल जरूर खोल रहे हैं, इनका मैं बजट बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये 32% कमिटेड लायबिलिटीज ये पे करेंगे। वो कमिटेड लायबिलिटीज क्या है, उस पे इन्होंने कोई बाइफरकेशन नहीं दिया है, ठीक है। इनका 14% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो रहेंगी स्कीम, उस पे खर्चा करेंगे। 30% ये स्टेट की स्कीम पे खर्चा करेंगे। मतलब बजट का 73% पैसा तो ऐसे ही चला जाएगा, बच गया इनका। ये गुणागणित हम सुरेंद्र जी से समझेंगे। सुरेंद्र जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। भगवानू जी, कैसे देखते इस बजट को? देखिए, छत्तीसगढ़ के माटी का तिलक लगाकर बजट पेश करना और छत्तीसगढ़ के माटी के लिए काम करना, दोनों में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा 4 जातियों की बात की, युवा, गरीब, महिला, किसान। लेकिन ये जो बजट है, जो छत्तीसगढ़ के जो युवा है, बेरोजगार युवा, लगभग 30 लाख पंजीकृत युवा है, उनके लिए कुछ भी नजर नहीं आता है। कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि उनकी भर्ती कैसे होगी, उनके लिए रोजगार के क्या प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों का आकार को दिखाना और धरातल में काम करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। इनके आंकड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन जनता की जो उम्मीदें है वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो ये बजट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई गरीब व्यक्ति के लिए, कोई जो दबे कुचले शोषित आदिवासियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान या महिलाओं की महंगाई को लेकर के जो गृहिणी जो सबसे ज्यादा परेशान रहती है, उनके लिए मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो ये आंकड़ों का माया जाल है, इससे ज्यादा कुछ आंकड़ों का माया। सुंदरानी जी, बहुत सारे सवाल आपके लिए हो गए, लेकिन सवालों के साथ लौटूंगा। पहले सुरेंद्र जी का एक बार रुख ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास पहुंचूंगा। सुरेंद्र जी, बहुत सारा दस्तावेज आप लेके आए, जब पढ़ दीजिए क्या है। अवधेश जी, इस सरकार की कारगुजारियों का ये सरकारी पत्र ही है, ये वित्त विभाग के द्वारा जारी पत्र है। मैं पहले ही बिंदु में आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर है।
बजट जो होता है ये विजन डॉक्यूमेंट होता है, अगले 1 साल में सरकार क्या करेगी। इस सरकार ने बजट की महत्ता को घटा दिया है। ये 2 साल है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो बजट प्रावधान होता था उससे ज़्यादा खर्च किए गए, और पिछले 2 बजट में, ये तीसरा बजट है, पिछले 2 बजट में लगातार जो है माइनस में रहे। मतलब आपकी जो प्रोजेक्शन है वो तक आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हो। पिछले बजट में 1,65,000 करोड़ का जो प्रावधान था, उसके बाद 35,000 करोड़ जो है अनुपूरक लाए आप। कुल 2 लाख करोड़ का बजट था, आप खर्चा कितना कर पाए? मात्र 1,56,000 करोड़। तो ये इस प्रकार से आप जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। पहले बजट में आपने, आपके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने 35,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने। पिछले बजट में 25,000 कहे, और अभी तक एक भी भर्तियां नियमित पद पर शिक्षक की नहीं हो पाई है। लगातार ओपी चौधरी जी के धमकी के अनुरूप ये कहर बरपाऊ बजट है, ये तीसरा कहर बरपाऊ बजट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिंचाई के संदर्भ में पिछले सत्र में आपको याद होगा अजय चंद्राकर जी ने इस सरकार को आईना दिखाया था कि पहली बार छत्तीसगढ़ में सिंचित रकबा जो कृषि का है वो 2.5% कमी आई है। कभी बाइफरकेशन पे आएंगे। इस बार सिंचाई की कोई बड़ी योजना है। ठीक है, सुनिए जी, बाइफरकेशन पे आएंगे। पहले जब सुंदरानी से मैं जवाब ले। सुंदरानी जी, बहुत सारे सवाल उठ गए साहब, इस कोने से लेके उस कोने तक बजट से असंतुष्ट है, आप अकेले संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सारी जनता संतुष्ट है। कांग्रेस पार्टी के लोग और आप पार्टी के लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आंखों में पट्टी बांध के देखते हैं तो निश्चित रूप से वो असंतुष्ट नजर आए। 22% शिक्षा का बजट है इस बजट में, 22% शिक्षा के लिए। 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, स्वास्थ्य की सेवाओं पे ध्यान देने की बात है। कहीं न कहीं रोजगार के अवसर भी मिलेंगे हमारे प्रदेश को। और आप ये देखिए कि पिछले साल के और इस साल के बजट के बाद 10% से अधिक, 10.5% प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आज 1,80,000 पर प्रति व्यक्ति आय पहुंच जाना छत्तीसगढ़ में, कहीं न कहीं हम पड़ोसी राज्यों में सबसे अव्वल नंबर की स्थिति में है। आज हम बात करते हैं किसानों की, तो आज किसान कृषि के तरफ बढ़ रहा है। 72,000 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित थी वो सिंचित हुई और लोगों ने उसमें बुआई शुरू की। आज किसान संपन्न हो रहा है, आम आदमी संपन्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से क्रय शक्ति बढ़ी, और क्रय शक्ति, जब किसान खुश होता है, जब क्रय शक्ति बढ़ती है, तो व्यापारी और उद्योगपतियों को भी हिस्से में कुछ आता है। चले, बहुत सारे सवाल है। शिवम हमारे साथ कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या कह रही है जनता, क्या कह रहे लोग, आप जिनके पास मौजूद है, जब बातचीत कीजिए और समझिए कि बजट के मायने क्या और इस बजट का असर क्या। शिवम, बिल्कुल, देखिए, जैसे ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया, तब से ही राजनीतिक प्रक्रिया जो है लगातार आ रही है। कांग्रेस के नजरिए से देखा जाए या विपक्षी पार्टियों के नजरिए से देखा जाए तो बजट की आलोचना हो रही है, वहीं बीजेपी इसकी तारीफ कर रही है। लेकिन जिसके लिए ये बजट है वो, उसके लिए क्या मायने हैं इस बजट के? साय सरकार का तीसरा बजट है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ आम लोग भी हैं, युवा हैं, उनसे भी जानेंगे कि आपको बजट में क्या कुछ समझ में आ रहा है, युवाओं के लिए क्या कुछ है? बजट में मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं को लेके जो है इस बजट में क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, तो इस चीज़ को मुझे क्लियर करना है। तो बीजेपी से सवाल भी एक आ गया है जनता की ओर से कि आखिर बजट में युवाओं की नौकरी के लिए क्या कुछ प्रावधान है या फिर किस तरीके की प्लानिंग होगी, ये भी युवा जानना चाहते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपके क्या सवाल हैं, आप इस बजट को कैसे देखते हैं आम जनता के तौर पर, और एक युवा भी हैं आप, तो कैसे देख रहे हैं इस बजट को? मैं तो ये चाहता हूँ कि मतलब जो बजट है रोजगार में ज़्यादा मतलब बढ़ाना चाहिए, ताकि आम जनता और आम पब्लिक को उसका फ़ायदा हो। बस इतनी कहना चाहूँगा अभी तो। बिल्कुल, तो बजट आम लोगों के लिए हो, आम लोगों का फ़ायदा हो। एक सीए भी हैं हमारे पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कांग्रेस नेता भी हैं। आपके क्या कुछ मायने हैं इस बजट को लेकर के, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, बजट पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट बजट है। जो पिछले साल में इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की थी, आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो कि पिछले साल की ही रिपीट हुई है, चाहे वो नालंदा परिसर की बात हो, चाहे और हॉस्पिटल खोलने की बात हो, स्कूलों का जो नवीनीकरण करने का बात हो, सब कुछ पिछले साल की तुलना में रिपीटेटिव बजट है, कॉपी पेस्ट बजट है। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करेंगे तो आप देखिएगा कि पिछले 2 सालों में, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ आई है,
कहीं ना कहीं इनका जो प्रशासनिक अक्षमता है उसकी वजह से जो जमीन पे क्रियान्वयन होना चाहिए किसी भी योजना का, वो कहीं पर भी ये दिखता नहीं है। और इसी वजह से जो जमीन पे फायदा जो आम व्यक्ति के लिए ये जो बजट बनाया जाता है वो कहीं पर भी आम व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचता दिखता नहीं है। पिछले 2 साल का तो अनुभव यही है। हालांकि हमने ये सोचा था कि जो पढ़े लिखे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव भी है, आईएएस रहे हैं वो, तो इसका लाभ कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत मुझे कहीं पर भी जो आम व्यक्ति है उसको लाभ मिलता दिखता कर लेता हूं। जब मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। उचित जी, आपने कई कमियां गिनाई कि साहब वो विजन नहीं है जो बताया जा रहा है। क्या लगता है 1 साल में बजट के आधार पर राज्य कहां तक पहुंच पाएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं कर सकते आप। जिस तरीके से मैं कहूँ कि इस पे बस्तर सेंट्रिक इसको बजट को कहा गया, एजुकेशन को लेकर थोड़ा फोकस किया गया, बजट किया गया है। लेकिन शिक्षा को लेकर जो बात हो रही है कि 22,000, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बजट, हकीकत ये कि वो बहुत बड़ा अमला रहता है हमेशा से शिक्षा का। एक्चुअली शिक्षा में जो टीचर्स रहते हैं उनका वो विभाग का बजट बड़ा रहता है। आप देखिए जितने तमाम टीचर है, पूरे स्कूल का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसका हमेशा से बजट बड़ा ही रहता है। लेकिन चूंकि बजट बढ़ा दिए हैं ऐसा आप इसके नहीं सकते। ये जरूर है कि जो थोड़ा बजट बढ़ाया गया है उसका सीधा सीधा रीजन है कि जो स्कूल भर्ती के लिए जो इश्यू चल रहे हैं, नई भर्ती होने की किरण दिखती हुई नजर आ रही है। इसलिए थोड़ा सा बजट को थोड़ा इंक्रीज किया गया है ताकि भर्तियां थोड़ी बढ़ाई जा सके और अपने चुनावी वादे की तरफ जाया जा सके। ठीक है सुंदरानी जी, बार बार बस्तर का जिक्र हो रहा है, केवल बस्तर, सरगुजा मध्य क्षेत्र कहाँ गया? नहीं, सरगुजा और बस्तर दोनों में विकास की संभावनाएं बड़ी है, क्योंकि बजट में प्रावधान जो रखे गए, सड़कों का जाल बिछाने की बात की है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई, तो निश्चित रूप से सरगुजा और बस्तर दोनों को ध्यान में रखा गया है। और राजधानी को और जो मैदानी क्षेत्र हैं, बिलासपुर, रायगढ़, सभी जगह कुछ न कुछ इस सरकार ने दिया है। आप देखिए कितनी सारी सड़कों का, अगर मैं वो डिटेल पे वो बात करने लगूंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। 5500 करोड़ रुपया पंप कनेक्शन के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो दिए, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, कहीं न कहीं अन्य क्षेत्रों में उद्योग व्यापार को भी इसका लाभ होगा। जब जनता की जेब में पैसा होता है, जब जनता की आय बढ़ जाती है, आम आदमी के जेब में पैसा होता है, तो निश्चित रूप से सरकार को राजस्व भी मिलता है और अन्य जो कर्मचारी और व्यापारी उसको भी लाभ इसका। लोगों के जेब में पैसा आ रहा है, सुंदरानी जी दावा कर, आप संतुष्ट नहीं हुए? बगल में खड़े सुंदरानी जी। देखिए, आप बार बार सुंदरानी जी से कह रहे हैं केवल बस्तर फोकस है, केवल बस्तर फोकस है। मैं पूछना चाहता हूँ, बस्तर की जो इमली है, दुनिया भर में उसकी डिमांड रहती थी। जगदलपुर का जो मंडी है इमली का, एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है। आज जाके देखिए सन्नाटा है। जो वनोपज संग्राहक है, आज क्या हालत बना दिए हैं 2 साल की सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर के 40,000 से ज़्यादा युवा कोटा, सुकमा, दंतेवाड़ा से पलायन के लिए मजबूर है। उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार में जो राहत और पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हो, जो लोग मुख्य धारा में शामिल हुए हैं उनसे ठगी की गई है, ठगी की गई है। सुन लीजिए, जो नए मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं ना, आप इस बात के गवाह हैं कि कुनकुरी जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, पिछले बजट में घोषणा हुई थी, एक ईंटा नहीं रखा है वहां पर। और बाकी के जो 4 मेडिकल कॉलेज है वो कांग्रेस के समय गंभीर सवाल है, कुनकुरी पे एक ईंटा नहीं रखा। देखिए, क्या एक दिन में सारा काम शुरू हो जाता है? क्या उसकी औपचारिकताएं पूरी होती है? लेकिन 5 मेडिकल कॉलेज एक साथ खोलने की घोषणा, देखिए मेट्रो पे भी काम चल रहा है, सर्वे के काम तय हुआ है, सर्वे का काम चालू हो गया है। नहीं, टोपीबाजी तो आपकी पार्टी करती थी, कम से कम हम भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। आप शराब में जो हमने लीकेज, देखिए 5,500 करोड़ आता था भूपेश बघेल जी के समय में, आज उतनी शराब बिक रही, लेकिन हमारा बजट, हमारा राजस्व बहुत बड़ा, क्योंकि सारा लीकेज था, सारा भ्रष्टाचार था, कोचियों के माध्यम 2 प्रकार के काम। मैं लौट ठीक है सुमन जी, मैं लौट रहा हूँ। क्यों आप लोग संतुष्ट नहीं हो रहे? क्यों आप लोगों के आंखों पे चश्मा चढ़ा है जो सुंदरानी जी कह रहे? आप लोग देखना ही नहीं चाहते राज्य की बेहतरी को? देखिए, 25 कॉलेज के लिए 25 करोड़ का प्रावधान, 25 साल का छत्तीसगढ़ राज्य, भारत देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। 1 करोड़ रुपए की वैल्यू क्या है?
इसलिए नाराज हैं। शिक्षा पे आप ना वहाँ स्कूल खोल रहे हैं, हम उसको लेकर खुशी जाहिर करते हैं कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ? ये बात कर रहे हैं स्वास्थ्य पे इनका बटा था 8050 करोड़ 8050 करोड़ का, वो 5% होता है। और यही मेकाहारा में चल रहा, मशीनें बंद पड़ी हैं, आउटडेटेड हो गई है। वेंडर का पेमेंट ना करने के कारण उसने सॉफ्टवेयर से मशीन को बंद कर दिया और इलाज संभव नहीं। मैं जाता हूँ मेकाहारा इलाज कराने, आज सबसे अच्छा इलाज मेकाहारा में होता है, मैं स्वयं जाता हूँ। ये बेबुनियाद आरोप है, आप चलिए मेरे साथ कल मेकाहारा। कल शिक्षा पे 22%, ये झूठ बोल रहे हैं। शिक्षा पे 13% का बजट है, वो 22,360 करोड़ है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे सुरेंद्र जी मौजूद है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भगवानू जी क्या कहेंगे साहब? देखिए, सरकार कितनी भी तालियां बजा ले, ये जनता की उम्मीदों से बहुत ही छोटा बजट है इनका। ये आत्म प्रशंसा का ये दस्तावेज हो सकता है। सरकार थी 4,500 करोड़ का। अरे आपने ज्ञान लाया, आपने गति लाया, आपने क्या किया? आज ये दुर्गति करके रखे। देखिए, गांव और गरीब के लिए आपकी क्या योजना है? आपके बजट में मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे जोगी जी जब काम किया तो विपरीत परिस्थितियों में नवा राज्य में, जब इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, बंटवारे में था, उस समय अजीत जोगी ने वो कर दिखाया। इस देश में पहला अगर किसी ने धान खरीदी का काम किया है तो अजीत जोगी जी की सरकार की, और वो 3 वर्ष में जो काम किया है आज भी जनता उसको याद करती है। आदरणीय, आपसे ये देखिए, आप अतीत में मत जाए। आप बीते 15-20 वर्षों से आप सरकार में काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए कोई योजना है? गांवों के लिए कोई योजना है तो बताइए। गांव और ग्रामीण के लिए सुंदरानी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी समारोह के लिए, दुलारू के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए आपने क्या योजना लाया? मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले जब सुरेश जी के पास जाता। सुरेश जी, बस्तर में फोकस है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। मामला यह है कि मुख्यमंत्री मिशन 5 बिंदुओं पे कैसे रहेगा? देखिए, ये सबसे बड़ी बात जो है, मैं हेल्थ पे आता हूँ कि बस्तर में भी हेल्थ की सबसे बड़ी समस्या है। आपने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला, बिल्कुल, और उसको आपने पीपीपी मॉडल में दे दिया कॉन्टिनेंटल को, और उसमें उसके रेट्स को लेकर के बहुत बड़ी बहस जो है मार्केट में आई। बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोह एस्क से डीएमएफ में हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और ये बात पहले सीएसआर से आता था। तो ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि वहां पर भी लोगों से पैसा वसूलने की कोशिश हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि मैं एजुकेशन को लेकर के सरकार के इस प्रयास को लेकर के बजट में जो प्रावधान है उसको मैंने दूसरे तरीके से देखा, डेवलपमेंट को लेकर के। पर ये बुनियादी सवाल है कि जब हमारे पास पैसे हैं खुद के, तो उसका भी एक नियोजन सही तरीके से होना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी बजट के माध्यम से करनी चाहिए थी कि बस्तर के लोगों के लिए ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या नए प्रावधान हम करने को तैयार हैं। और आज भी यदि हम देखें, जमीन पर कई सारी चीजें जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती है तब तक ये कहना कठिन है कि ये बजट जमीन पर कितना दिखा। उचित जी, आप तो आय व्यय के लेखा जोखा को बहुत करीब से जानते हैं, आप बैंकर रह चुके। बताइए जब ये आय व्यय का लेखा जोखा 1,72,000 करोड़, अभी सुरेंद्र जी बता रहे थे साहब, पिछले बार 2 लाख करोड़ का बजट आप खर्च कर पाए 1,54,000 करोड़। मात्र 7,000 करोड़, 4% इंक्रीज हुआ है लास्ट टाइम से आप देखें तो। आपको मैं बेसिक चीज बताऊं कि 40% तो हमारे तनख्वाह और पेंशन में खर्चा हो जाता है, स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हम जिसको बोलते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, 40,000 करोड़ हम फ्रीबीज में बांट देते हैं। 40,000 करोड़ है ये फिगर, आप सभी मातारी वंदन का सभी मिला लें तो 40,000 फ्रीबीज में चले जाता है। 80,000 करोड़, 80 लगभग 40% हो तो लगभग हमारा 1 लाख करोड़ इधर ही चले जाता है। तो आप जो कैलकुलेशन बता रहे हैं, और आपने कहा भी था कि ये जितना भी चाणक्य जी ने कही थी कि जब तक परिणाम ना हो तब तक ऐसी नीतियां आना, अल्टीमेटली आप किसी भी नीतियों के जब तक नीचे से परिणाम ना निकले और सुखद परिणाम ना आए तब तक आप उसे सफल नीति नहीं बता सकते। चाओ के तवरते हमारे साथ शिवम मौजूद है। शिवम से कहूंगा कि वो लोगों के साथ है। शिवम जरा पूछिए, उनकी उम्मीदों पे ये बजट का पिटारा, बजट का दस्तावेज कहां तक पहुंच पाया? जो उम्मीद जनता को है, जो उम्मीद लोगों को है, वो उम्मीद कहां तक पहुंच पाई? क्योंकि बात 2047 तक की जा रही है। शिवम, बिल्कुल 2047 तक की बात है। एक खाका खींचा गया है विकसित भारत का, विकसित छत्तीसगढ़ का। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर भी और सीए हैं पेशे से। कैसा लग रहा है आपको बजट? अभी तक आप लोग बहुत लंबे समय से इस बात का अनुमान लगाते हैं, बहुत करीब से बजट को देखते हैं। कैसा लग रहा है बजट अभी? क्या कुछ खामियां और क्या कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको बजट में देखने को मिल रहा है अभी?
मुझे तो ये बजट एक बहुत बड़ा धोखा के रूप में नज़र आ रहा है। कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी पढ़ कर आया हूँ बजट को। बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है ब्याज के खर्चे में, उसका कोई जिक्र हो ही नहीं रहा और उसको छुपा दिया गया है कमिटेड लायबिलिटीज़ के रूप में। तो आज छत्तीसगढ़ के जो विकास में पैसा लगना चाहिए था वो ब्याज के रूप में लग रहा है, क्योंकि पूरा आर्थिक मिसमैनेजमेंट है। पूरा का पूरा पैसा ब्याज में, एक बड़ा हिस्सा 1/4 बजट ब्याज में खर्च हो रहा है। दूसरा, ये एक बहुत अनोखा डेवलपमेंट मॉडल है जहां हर चीज़ महंगा होता है और कर्ज बढ़ते जाता है। हम पंजाब में देखेंगे कि उन्होंने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने 19 टोल प्लाजा बंद करवाए, तो यहाँ पर जनता के जेब में जो पैसा बच सके। और दूसरी बात, बिजली बिल भी बढ़ाने की बात चल रही है। हमने 2 साल पहले देखा था आयरन स्टील एसोसिएशन वालों ने अपने प्लांट्स बंद करके स्ट्राइक किए थे, बट उसके बाद भी कोई कानों में जू ना रहेगा। तो हर चीज़ महंगा होना, ऐसा ये कौन सा विकास है? और खाली कर्ज बढ़ते जाना, ये कैसा विकास है? और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि लोगों के हाथ में पैसे आए। हमने पहले, हमारे पास में आज बिजली का रेट इतना बढ़ते जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या खनिज नहीं है। तो क्यों हमें बिजली के नाम पर इतना दोहन हो रहा है हमारे देश का और इस राज्य का? और यदि इस तरीके से चलता रहा तो जो हमारा स्टील के नाम से पूरे देश में जाना जाता है, वो स्टील इंडस्ट्री कब तक इतनी कॉम्पिटिटिव रहेगी, ये बोल पाना मुश्किल है। धन्यवाद। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भी हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास रहा है। एक नई योजना का भी ऐलान हुआ है जो इस साल शुरू होगी, रानी दुर्गावती योजना। और क्या कुछ खास रहा है? आप महिलाओं के क्षेत्र में भी काफ़ी न्यूज़ कवर करती हैं, क्या कुछ खास महिलाओं के लिए इस बजट में रहा है? देखिए, ये जो बजट था ये पिछले वर्ष के मुकाबले जो है ये बजट बढ़ा है, लेकिन बात यही है कि जिस तरीके से बजट बढ़ रहा है तो उसका कितना क्रियान्वयन धरातल पर हो रहा है ये हमको देखना है। क्योंकि जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, जब हम महिलाओं से मिलते भी हैं, तो खास तौर पर कई ऐसी चीजें हैं जैसे कि स्व सहायता समूह तो चल रहा है, लेकिन कई बार उसमें जो है लोन को लेकर के महिलाएं काफी ज्यादा परेशान चलती हैं, क्योंकि लोन वो ले तो लेती हैं लेकिन वो भर नहीं पाती है, तो उसमें उनको कई सारी समस्याएं आती है। साथ ही में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि इस बार भाजपा ने एक थीम भी रखा है, जो 2 थीम है यहाँ पे। सबसे पहला तो बजट को लेकर संकल्प है और दूसरा जो भाजपा पूरे साल को एक थीम देती है, तो महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए एक योजना तो बहुत ही अच्छी है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया रानी दुर्गावती के, उसमें जैसे ही बच्ची 18 साल की होगी तो 1.5 लाख रुपए उसे मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं उस शिक्षा की ओर बहुत बेहतर काम है। लेकिन युवाओं के लिए शिक्षा में क्या बेहतर है, अगर उसकी ओर हम जाए तो बहुत सारी जो है, देखिए करोड़ों का प्रावधान तो रखा गया है, लेकिन जो वास्तु स्थिति है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कॉलेजेस में जब हम भी देखते हैं तो टीचर्स की कमी हमको नजर आती है, इसके साथ साथ प्रोफेसर्स की कमी नजर आती है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और इंस्टीट्यूट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो वहां पर टीचर्स हैं। ठीक है शिवम, मैं लौटता हूं आपके पास। जरा मेहमानों का रुख एक बार कर लेते हैं, फिर से एक बार शिवम के पास चलेंगे। भगवानू जी, क्या नकारात्मक पक्ष के अलावा राज्य विकास के लिए कुछ दिखाई पड़ता है आपको? 1,72,000 करोड़ का बजट। देखिए, सरकार के लोग बार बार कह रहे हैं कि ये बजट बहुत बड़ा है, बहुत दूरगामी है, दूरदर्शी है। देखिए, आकार बड़ा होने से नहीं चलेगा, असर बड़ा होना चाहिए। यदि प्रदेश का युवा बेरोजगार है, महिला असुरक्षित है, किसान अनिश्चित है, गरीब परेशान है, तो ऐसे में कैसे ये संकल्प पूरा होगा? तो ये संकल्प नहीं, ये संकल्पना ज़्यादा दूर दूर तक नजर आ रहा है। मैं पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है गांव में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आप गांव के लिए क्या योजना लेके आ रहे हैं? आप एजुकेशन सिटी खोलने की बात कर रहे हैं बस्तर में, हम स्वागत करते हैं। हम बजट में राजनीति करने के लिए नहीं आए, यहाँ जननीति की हम बात कर रहे हैं, जनता की आवाज को हम उठाएंगे। लेकिन आप जो 30,000 खाली पद जो शिक्षकों के पड़े हुए हैं वो आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। युवाओं जी बार बार खाली पदों पे भर्ती के सवाल उठ रहे। साहब सुरेंद्र जी ने भी कहा कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन जी, अब उच्च सदन में है, उन्होंने भी ऐलान किया था, अभी भी उसी बात पे कांटा अटका। अगर बृजमोहन जी ने ऐलान किया और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है तो निश्चित रूप से होगा। 2 साल तो हुए, अभी 3 साल बचे हैं। भगवान नायक जी जल्दी मत करो, सारे वादे पूरे करेंगे, सारा संकल्प पत्र को पूरा करेंगे हम। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी टाइप शराबबंदी की बात की और शराब में घोटाले पे घोटाला करते गए। हम घोटाले वाली सरकार नहीं है। पुण्यतिथि में शराब भट्टी ठीक है सुरेंद्र जी, घोटाले वाली सरकार नहीं है साहब, धरातल पे काम करेगी। आप लोग पे घोटाले के बड़े आरोप है। देखिए अवधेश जी, धरातल में जाके चर्चा करनी चाहिए। औद्योगिक अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखिए, सम्मानीय सुंदरानी जी व्यापार व्यवसाय से भी जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में स्टील उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्य है।
हमारे यहाँ पिछले 2 साल में आप पता कर लीजिए स्पंज आयरन रोलिंग मिल की कमर टूट गई है। कारण क्या है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव राज्य हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, हमारे से आधे दाम पर वहाँ पर बिजली मिल रही है। स्थानीय उद्योगों को राहत रियायत के नाम पर क्या है इसमें, केवल लैंड बैंक बनाने के लिए 200 करोड़, तो चंद कारपोरेट को मुनाफा पहुंचाने के लिए। ये देखिए जीडीपी का आकार आप देखेंगे निश्चित तौर पर बढ़ा है। उसका कारण क्या है, अंधाधुंध माइनिंग, जो असंतुलित दोहन हो रहा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरा बस्तर जो है लौ ऐश खोदा जा रहा है, पूरा सरगुजा जो है झोंक दिया गया है कोल खनन में। और दूसरी बात, बार बार ये कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति, वो औसत है, उसमें आम आदमी की भागीदारी कितनी है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था मात्र 10,125 रुपया हुआ करता था, और हमारी सरकार रहते रहते 23-24 में 1,39,000, मतलब 14 गुना बढ़ा है। पिछले 3 साल, तीसरा बजट है ये, 2 बजट में आप मिला लीजिए 1.5 गुना भी नहीं हुआ है। तो प्रति व्यक्ति आय किस सरकार में बढ़ी है, ये झूठ। सुन लीजिए 100 दिन में नियमितीकरण का वादा था युवाओं से, जो अनियमित कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है। रसोईया संघ की बहनें नई राजधानी में 2 महीने से आंदोलित है, 2 मौतें हो गई हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं। 100 दिन का वादा था सुंदरानी जी, 900 दिन हो गए, कब करेंगे पूरा। मेट्रो ट्रेन का सपना 15 साल रमन सिंह ने दिखाया, अब पिछले है क्या, सर्वे तक नहीं हुए, शर्म आनी चाहिए। के लिए बजट होता है, आप 2047 तक का दिखाएंगे। जो बच्ची अभी पैदा होगी वो कब 18 साल की होगी, कौन उस गारंटी को पूरा करने के लिए हमें से जिंदा रहेगा, कौन जिंदा रहेगा। तो ये केवल ठगी का, जुमलेबाजी का और कारपोरेट के प्रति समर्पण के संकल्प का बजट है। ये ओपी चौधरी का कहर बरपा उस बजट है, इसमें आम आदमी के लिए। बस्तर पे बात हो रही है दोनों पक्ष पे कि साहब आप दोहन करने के लिए बस्तर को तैयार कर रहे हैं और बस्तर को बड़ी सौगात भी मिल रही है। देखिए, एक बहुत सरल शब्दों में देखिए, यदि नक्सलवाद खत्म होता है तो बस्तर में लगभग 50,000 जवानों की तैनाती है, और इसमें से यदि 25,000 जवान हटा दिए जाते हैं सुरक्षा के कारण से कि भैया अब स्थिति सामान्य हो गई, चलो भैया आप अपने दूसरे इलाके में चलिए, ये 25,000 जवानों का जो खर्चा है ये कहाँ जाएगा, ये कहीं ना कहीं बचत होगा और ये आने वाले बस्तर के भविष्य के लिए काम आना चाहिए। इसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है, बस्तर में यदि नक्सलवाद खत्म करने की बात हो रही है और नक्सलवाद के खत्म होने के बाद यदि बस्तर के विकास की बात हो रही है, तो हमें सभी दिशाओं से प्रयास करना चाहिए। ठीक है उचित जी, आंकड़ों से परे हटके आम लोगों के लिए क्या, ठीक है लंबे चौड़े आंकड़े हैं, लगभग 1.25 घंटे का बजट स्पीच। देखिए, जो धरातल पर अभी दिखता नहीं है, आप जिस तरीके से 8.5 लाख करोड़ का उद्योग की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट मीट पे जो हुए उस पर भी कुछ ऐसे कितनों को लेटर दिया गया, कितनों ने डाले, वैसा कोई फिगर नहीं। जो बड़ी उम्मीद जो दिख रही थी इनके, आप पूछ रहे थे कि हमारा कोई वादा है तो बताइए। आपने बच्चों को, तरुण जो लोग हैं, आपने बोला था कि हम 600 रुपये प्रतिमाह देंगे। 15वें नंबर में मोदी की गारंटी पे वो नंबर है उनका कि आप बच्चों को ट्रेवल अलाउंस देंगे 600 रुपये, तो कम से कम उनको ही दे दीजिए तो भला हो जाएगा। वो भी एक चूप, क्या वो भी 5वें साल देंगे? क्या ये भी विचार करना चाहिए कि जो आपने आपका मूल वादा है 15वें नंबर का, तो ऐसे विचार जो यूथ को लेके है, जेन जी जनरेशन उसमें ट्रेवल करती है, उनको 600 रुपए का वादा करके आपने उस पर उनका वोट भी लिया है, तो ये वादे भी कंप्लीट नहीं। तो ऐसे तमाम है जो केवल समय का आप कर रहे हैं कि हमें 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, तो क्या ये हम मान लें कि ये सभी चुनावी वादे 5वें साल ही कंप्लीट हो पाए? चलिए, बड़ा सवाल, गंभीर सवाल है कि क्या तमाम वादे 5वें साल में पूरे होंगे। मैं शिवम का रुख करता हूँ। शिवम, कुछ लोग आपके साथ बातचीत कीजिए और समझिए क्या वादे केवल 5वें साल में पूरे होंगे या 2 साल बीतने के बाद 30वें साल में जब हम कदम रख रहे हैं तो यहाँ भी लोगों की उम्मीदें कुछ बढ़ेगी। शिवम, बिल्कुल, देखिए इस बार के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब अपना भाषण दे रहे थे तब कई सारी नई योजनाओं का ऐलान हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन योजनाओं का वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। हमारे साथ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे देखते हैं आप जो नई योजनाएं हैं वो कितना प्रभावी होंगी छत्तीसगढ़ के लिए, और सबसे बड़ी बात वित्तीय प्रबंधन की बात होती है तो उसे कैसे होना देखते हैं आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया वित्तीय प्रबंधन इस सरकार में रहते हुए। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ इस सवाल का। आयुष्मान योजना में 1700 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है। 1 साल के लिए 3,000 करोड़ से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। इस बार मात्र 1500 करोड़ का बजट प्रावधान इन्होंने उस पर किया। ऐसी मैं सारे डिपार्टमेंट का बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो पिछले बजट में भी जो यहाँ वादा किया था काम का, 1 साल पूरे हो गए लेकिन वो बजट का काम अभी तक चालू नहीं। जैसे अपने मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का सुना भी आदरणीय हमारे प्रवक्ता से, तो वैसी हर डिपार्टमेंट की बात करें तो उसका सिर्फ बजट के कारण, ये बजट के बहाना लेके रोके उस कामों को अभी तक पेंडिंग रखे हैं। इन्होंने फिर अभी बहुत सारे जुमले दे दिए हैं, बहुत सारे वादे कर दिए हैं इस
बजट में, लेकिन ये क्या हर बार की तरह जुमला साबित होगा? छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिल रहा है देखना ये होगा। और मैं युवा होने के नाते ये बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने सरकार बनाने के टाइम 100 दिनों में नियमितीकरण करने का वादा किया था। वो अभी तक कहाँ गया? 3 साल होने को आ गए इनकी सरकार को, लेकिन अभी तक वो वादा क्या है? 100 दिन कब के निकल गए। लेकिन ये हमेशा की तरह सिर्फ जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। उनके वादा पे, मोदी के वादा के नाम से इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, लेकिन मोदी जी अब यहाँ पे बार बार आते हैं, अमित शाह जी बार बार आते हैं, लेकिन ये अपनी वादा भूल गए हैं और यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। नई भर्ती निकाल रहे हैं शिक्षक कर्मी के नाम से, जो इन्होंने वादा किया था शिक्षा भर्ती का, उसमें भी ये कोई भर्ती करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं और उनको ठगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी मनोहर हैं। मनोहर, आप आज के बजट को जब देख रहे थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि 4000 करोड़ रुपए का मनरेगा को लेकर के बजट है, जिसका नाम बदलकर अब वीबी जी राम जी कर दिया गया। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये कांग्रेस के लिए खिलाफ काम करेगी, जो बजट का प्रावधान है और जो इसमें बदलाव किए गए हैं? देखिए शिवम, जब कोई चीज़ आता है तो उसकी तारीफ भी होती है और आलोचनाएं भी होती है। तारीफ और आलोचना ये पक्ष विपक्ष का काम है, लेकिन जो मनरेगा को लेकर जो बात कही आपने कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस जो है वो सत्ता पार्टी को घेरने के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रही थी, और जगह जगह प्रदर्शन करने के साथ ही वो मनरेगा को पूरे प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को साधने की कोशिश की गई, इस बार के जो बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान लाया गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है यदि उसका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर किया जाता है। उन मजदूरों को जो रोजगार से वंचित थे, यदि फिर से मनरेगा के तहत जो केंद्र राज्य के साथ साथ केंद्र से जो राज्यांश मिलता है। ठीक है शिवम, मैं लौटता हूं आपके पास। जब एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं, समझते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पे विजन लॉन्च किया गया, 5 विजन के साथ इस बजट को लाया गया। उन विजन पे जब चर्चा कर लेते सुंदरानी जी, सवाल ढेरों हैं, कई सारे आरोप साहब केवल कागजी है। मिशन, मुख्यमंत्री के नाम पे 5 मिशन लॉन्च किया गया, आवश्यकता क्या? और 5 के अलावा 6वें सब्जेक्ट का क्या होगा? नहीं, सारे सब्जेक्ट को देखिए, हम क्रम से ले रहे हैं। हमने पहले ही शपथ ग्रहण में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की। उसके बाद लगातार आप देखिए किसानों को 3100 रुपये धान का देने की बात थी, वो हमने पूरी की। 21 क्विंटल धान खरीदने की बात थी, हमने की। हम तेंदुपत्ता तो प्रति मानक बोरा 5500 रुपये देने की बात थी, हमने की। अभी उचित जी याद दिला रहे थे कि 15वें नंबर पे जो ट्रेवल अलाउंस है वो देने की बात कही गई। मानता हूँ डॉक्टर अवधेश जी, मैं मानता हूँ कुछ चीजें रह गई है। जो संकल्प पत्र प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी की बात थी, कुछ बातें रह गई, लेकिन हमारा समय खत्म नहीं हुआ। इन्होंने तो 5 साल में शराबबंदी का वादा किया था, 5 साल तक। ठीक है, मैं लौटता हूँ, आप बार शराब पे आ रहे हैं। ठीक है सूरज जी, क्या कहेंगे आप? साहब बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए, अब 5 विजन भी है, मुख्यमंत्री के नाम पे 5 विजन लाया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 1,72,000 करोड़ में 20,400 करोड़ का घाटे का इस पे कोई बात नहीं हुई। मोदी जी की गारंटी की बात हुई थी। 2023 में उन्होंने बोला था एक दाना धान का खरीदेंगे। आज भी 7 लाख लगभग किसान हैं जिनके धान नहीं खरीदे गए हैं, और इस सरकार ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है कि रकबा समर्पण करवा लिया। उससे भी इनका मन नहीं भरा तो भौतिक सत्यापन करा रहे हैं। तो आप पहले ये बोलो कि मोदी की गारंटी झूठी है या हम लोग झूठे हैं, इसको ये तय कर ले। इन्होंने 167 ब्लैक स्पॉट पॉइंट चिन्हांकित किए और 101 को खत्म कर दिए। भाई साहब, आप ये क्यों नहीं बोलते कि अब छत्तीसगढ़ पुलिया विहीन राज्य नहीं रहेगा? क्योंकि हम गाँव में बसते हैं, हम आदिवासियों की बात कर रहे हैं। आप बरसात में देखोगे नदी नाले उफान पे होते हैं, गाँव का संपर्क शहरों से टूट जाता है। ब्लैक स्पॉट के नाम पे भ्रष्टाचार करेंगे, और इनके छोटे छोटे मैं भ्रष्टाचार बताना चाहूंगा और ये कैसे करेंगे। ये सीजी युवा दर्शन लाएंगे 5 करोड़ का। अरे वो यार पढ़ लिख के तैयार, उसको नौकरी दो, उस पे बात नहीं करेंगे। लखपति दीदी भ्रमण योजना, उस पे अरे जो दीदी यहाँ पे रसोइयाँ पड़ी हुई 2 लोगों की वो हो गया, क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना जान गंवा दिया, उनके लिए कुछ नहीं है। फिर ये मुख्यमंत्री सहायता योजना लाए 10 करोड़ शिक्षा पे, उस पे कोई बात। दिल्ली का जिक्र करें, दिल्ली का जब एक लाइन बोल दीजिए। देखिए, दिल्ली के लिए मैं बोलूंगा, अभी जब सरकार थी, मैं बता रहा हूं, 675 बच्चे जेई क्वालिफाई किए हैं। भाजपा के जितने शासित राज्य हैं लगभग 20, ये टोटल में 675। जी जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा। 2 मिनट। अभी 2 दिन पहले दैनिक भास्कर के मेन पृष्ठ पे छपा, पंजाब के इस सरकारी स्कूलों से 375 बच्चे जेई पास किए, इनके 75 भी पास हुए होंगे ना, उस पे बात करें इन लोग। एक बार प्रयास संस्था घूम के आइएगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा उस विषय पे। गंभीर मामला, अपने राज्य की प्रतिष्ठा पे आपने सवाल उठाया है साहब। एक बार आप
आप जब आप प्रयास संस्था जाएंगे सैकड़ों बच्चे जेईई वहां से क्वालिफाई करते हैं। मैं आप आऊंगा उस सवाल पे। भगवानू जी, एआई को लेके मिशन मुख्यमंत्री के नाम पे, देखिए पहले भी हमने कहा कि पहले भी इन्होंने जो ज्ञान और गति रहा, ज्ञान तो अधूरा रह गया, कहीं ना कहीं रोजगार मिला नहीं और गति भी जो है धीमी पड़ गई है। ये जो संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम से ला रहे हैं, हम किसी भी योजना का विरोध नहीं कर रहे, हम स्वागत करते हैं, लेकिन विश्वास कैसे करेंगे? संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि उसकी समय सीमा और उसके परिणाम जो है वो तय होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में महंगाई जिस कदर बढ़ी है उसका सीधा सीधा प्रभाव अगर किसी को पड़ रहा है तो गरीब और मध्यम वर्गीयों को पड़ रहा है। स्व सहायता महिलाओं के लिए आपने क्या किया? सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है जो गरीबों को मिलती है कि उसमें उस राशि में आपने कैसे बढ़ोतरी की? तो आप योजनाएं कुछ भी लाएं, मिशन कुछ भी लाएं, आखिर भरोसा कैसे किया जाएगा? भरोसे का सवाल है, सुधानी जी जवाब दीजिए। ठीक है भगवानू जी आऊंगा, भरोसे का सवाल है। देखिए 3 करोड़ की जनता है छत्तीसगढ़ में। अब एक दल के लोग, 2 दल के लोग जो हमारे विपक्ष में हैं, उनका भरोसा नहीं तो हम क्या करें? जनता का भरोसा हमारे साथ। सारे चुनाव के परिणाम देख लो। ये बात करते हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार के कारण इनकी सरकार को हटा दिया गया वहाँ पे। हमारी सरकार तो रिपीट हो रही है। दे दिया, थोड़ी तो शर्म करो। नहीं, आज जनता ने दे दिया, जनता ने दे दिया भैया, जनता ने आपको हटा दिया वहाँ से। कोर्ट ने क्लीन चिट दिया। आप जो 3 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, बहुमत की सरकार को जनता ने हटा दिया। नहीं, आपको जनता ने हटा। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौटूंगा। दिल्ली ने छत्तीसगढ़ में बात करेंगे, पर्यटन पे मुख्यमंत्री का विजन। ये कोशिश कर रहे हैं कि मिशन लेके आए। मिशन लाने का एक तकनीकी कारण होता है डॉक्टर अवधेश। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी मिशन को लेके मिशन अगर बनाए जाते हैं तो एक ये स्पीड से किसी कार्य को करना हो तो उसमें हकीकत बताओ कि जो रोरा डालते हैं वो एक डिपार्टमेंट खुद विभाग का। अब मैं कहूँ अगर आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो टूरिज्म विभाग को बाईपास किया जाएगा, मंत्री को बाईपास किया जाता है, इसीलिए मिशन लाया जाता है। और ये पूरा का पूरा अमला जो है और पूरे के पूरे निर्णय जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। कोई भी मिशन लाने का मतलब ये है कि फाइनेंस और उनकी एक इन पावर कमेटी जो होती है वो सर्वा हो जाती है, वो निर्णय लेते हैं। तो कोई फास्ट निर्णय लेना हो जो विभाग के लिंगर ऑन ना हो, इसलिए मिशन लाया जाता है। तो अच्छा प्रयास है एआई को लेके, तमाम चीजों को लेके, खेल को लेके। लेकिन एक बड़ी चीज है कि स्टार्टअप को लेके भी डॉक्टर अवधेश बताओ, स्टार्टअप को लेकिन तकलीफ ये है कि स्टार्टअप को लेके कोई पॉलिसी नहीं है। आलम यह है कि हमने सरकार की नजर में बताया, हमने सरकार को बताया कि सर स्टार्टअप मतलब कोई फर्नीचर का भी स्टार्टअप, फर्नीचर कोई नया फर्नीचर का फैक्ट्री डाल रहे हैं तो उसको भी स्टार्टअप कैटेगरी में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होता किसी में, अगर अनुसंधान नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई उसको स्टार्टअप आप नहीं कह सकते। तो आप मिठाई की दुकान को स्टार्टअप कह रहे हैं, उस पर फंडिंग कर रहे हैं और वो एडवांटेज ले रहे हैं। आप फर्नीचर को खोल रहे हैं स्टार्टअप, अलमारी बनाने का स्टार्टअप कैसे हो जाएगा? ठीक है सुंदरानी जी, बहुत सारे सवाल मैं लौटूंगा, लेकिन एक बार सुरेन जी का रुख करता है। सुरेन जी, 5 विजन के साथ, 5 मिशन के साथ सरकार एक डेडिकेटेड सेक्टर पे फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के एआई मिशन को देश की जनता जान चुकी है किस प्रकार से गलगोटिया यूनिवर्सिटी और चाइना कुत्ते को यहाँ लाके बताया जाता है। जहाँ तक बात पर्यटन संस्कृति की है, राम वन गमन पथ की हालत पिछले 2 साल में क्या कर दिए हैं, किसी से छुपा नहीं है। स्टार्टअप की ये बात करते हैं, सुंदरानी जी को बताना चाहिए कि पिछले 2 साल में कितने राइस मिल छत्तीसगढ़ के बंद हुए हैं। एमएसएमई जो है 90% एमएसएमई 3 साल सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये केवल चुनावी जुमला है, इनका वादा जो है। आयुष्मान में आप देख लीजिए 1700 करोड़ का भुगतान बाकी है। ईमानदारी से सरकार यदि भुगतान करे तो 3500 करोड़ से ऊपर होता है। कुल बजट 1500 करोड़ का है, कैसे होगा? आत्मानंद स्कूलों की हालत आपसे छुपी नहीं है। धान के किसानों को ऐसा ठगते हैं, आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार थी, 2500 रुपये का वादा था, 2660 रुपये प्रति क्विंटल हमने भुगतान किया। यह सरकार पिछले 2 बार से जो एमएसपी में वृद्धि हुई है 168 रुपया प्रति क्विंटल किसानों के हक में डाका मार रही है। अगले साल भी, अगले खरीफ सीजन में जो खरीदी होगी उसमें भी एक नया पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, 3100 में ही खरीदी होगी। तो केंद्र सरकार जो बढ़ा, छात्रवृत्ति की ये बात करते हैं, छात्रों के कल्याण की बात करते हैं, पिछले बजट का एक नया पैसा किसी भी स्कूली छात्र को नहीं मिला है, आप पता कर लीजिए। ठीक है, चले मैं लौटूंगा एक बार फिर से। मैं शिवम का रुख करता हूं। शिवम, आप कुछ लोगों से बातचीत करी है, समझिए कि ये विजन, ये बजट क्या लोगों के जीवन में बदलाव लेके आएगा या कागजों में ही रह जाएगा, आय व्यय का लेखा जोखा बन के? शिवम,
बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद को लेकर के भी आज बजट में काफ़ी कुछ रहा है। नक्सलवाद का खात्मे के लिए सरकार ने सबसे पहले 24 अगस्त 2024 को ही एक बड़ा लक्ष्य रखा था। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़, और आज के बजट में भी बस्तर और सरगुजा को लेकर के काफ़ी कुछ रहा है। मेरे सहयोगी अविनाश मेरे साथ हैं। बस्तर और सरगुजा को लेकर के बजट में काफ़ी कुछ रहा है। नक्सलवाद खात्मे की ओर है, 31 मार्च डेडलाइन है। ऐसे में जो बजट को लेकर के प्रावधान है, चाहे वो एजुकेशनल सिटी ही क्यों ना हो, कितना मायने रखती है बस्तर जैसे इलाके के लिए जहाँ नक्सलवाद अब तक हावी था? देखिए, सबसे पहले बस्तर से नक्सलवाद की समाप्ति होना ही बस्तर के लिए विकास का एक पहला कदम हम मान सकते हैं। लेकिन अब वहां पर जब एजुकेशन सिटी बनाने की बात हो रही है तो ये सबसे अच्छी पहल है, और इसके लिए विशेष प्रावधान रखा है, क्योंकि बस्तर के जो बच्चे हैं वो जब शिक्षा से जुड़ेंगे तो समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। और इसलिए जो अबुझमाड़ और जो क्षेत्र है वहाँ पर जगरगुड़ा जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर शिक्षा के विस्तार के लिए एजुकेशन सिटी डेवलपमेंट करने की जो बात कही गई है इस पूरे बजट के प्रावधान में, तो कहीं ना कहीं ये सबसे अहम बस्तर के लिए हो सकता है। क्योंकि बस्तरवाद में नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं बस्तर का विकास भी हो रहा है। लेकिन एजुकेशन पर प्राथमिक रूप से फोकस करना बस्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि बस्तर जो है नक्सलवाद के साथ साथ मूलभूत अपनी सुविधाओं से भी जूझ रहा है। तो उन चीज़ों पर भी फोकस जो है विशेष रूप से किया गया है। तो कहीं ना कहीं बस्तर के लिए इस बजट में अच्छा प्रावधान रखा गया है। शिवम, मैं लौटूंगा आपके पास जब एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। जानते हैं फाइनल कमेंट के रूप में कि क्या कुछ खास होने वाला है। सुंदरानी जी, बहुत सारे सवाल उठे आपके बजट पे, बहुत सारे सवाल उठे जनता की ओर से कि साहब नहीं, कुछ नहीं, केवल दिवा स्वप्न। देखिए, हम सपने देखते हैं, हम सपने दिखाते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं इसको बोलने में। सपने हम खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से हम लोगों को दिखाते हैं, और जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। थोड़ा देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, दो प्रकार के काउंटर नहीं होंगे शराब की दुकान पे। कहीं हमारे मंत्री और हमारे विधायक कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के शिकंजों में नहीं जाएंगे। जिस प्रकार इन्होंने खेल खेला, हम वो खेल नहीं खेल। जनता का हमारे साथ है, जनता की कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। जो मुख्यमंत्री जी के नाम से 5 योजनाएं चालू, 100 करोड़ रुपया दिया गया उनको, हम उसको ईमानदारी से पूरा करना चाहते हैं। कुछ वादे हमारे पूरे होने बचे हैं, हम करेंगे उसको। ठीक है सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट। सब वादे पूरे होंगे, सारा चीज जो कागज में वो धरातल पे उतरेगा? कोरी कल्पनाओं का बजट है, जनता को फिर से एक बार ठगने की प्लानिंग है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना युवाओं के लिए रोजगार है, ना महंगाई के नियंत्रण के लिए सिलेंडर का वादा था, कुछ भी नहीं इस बजट में दिख रहा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नियमितीकरण की आस लगाए थे, उनके साथ भी ठगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोसाइटियों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा गया है। जो सहकारी सोसाइटियां हैं, हर बजट में आप पिछले जब से धान खरीदी शुरू हुई है तब से देख लीजिए, सुखद की भरपाई के लिए बजट प्रावधान किया जाता है। इस सरकार ने सहकारी सोसाइटियों को बर्बाद करके वो अधिकार भी उनसे छीन लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग पीड़ित है, प्रताड़ित है, और ये पूरे का पूरा केवल कारपोरेट के लाभ के लिए, जहां उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए केवल वहीं सड़कें बनेंगी, वहीं पुल पुलिया बनेंगी, और केंद्रीय योजनाओं का जो श्रेय है वो भी हमारे वित्त मंत्री ने, हाईवे का श्रेय, रेलवे ट्रैक का सेट, एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट में तो केवल शराब की दुकानें खोलने में इनका इंटरेस्ट है। जो शॉप का प्रावधान रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये बताना चाहिए था जब केंद्रीय योजनाओं का श्रेय ले रहे। हाईवे जो हैदराबाद के लिए जाने वाली थी, क्या हुआ उस हाईवे का? तो केवल झूठ और लफाजी का बजट है। ठीक है सुरेश जी, बस्तर के अलावा क्या देख पा रहे हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार है, सालों से इस छत्तीसगढ़ को आप समझ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो बजट है एक प्रकार से आंकड़ों का एक ऐसा खेल है जिसमें आप जितना गहराई में उतरोगे आपको उतना सच दिखेगा। और जब आप किसी भी सरकार में बजट का जब व्याख्यान होता है वो इस तरीके से होता है, वो अपनी प्रशंसा के लिए सारे आंकड़े दिखाते हैं और वो भीतर के सारे आंकड़े छुपा ले जाते हैं। आज के बजट के भाषण में एक सबसे बड़ी चीज जो नोट की गई वो ये थी कि धान खरीदी के जो आंकड़े थे धान का, इस बार उन्होंने 3 साल के आंकड़े मिला करके बताए। इस साल के आंकड़े उन्होंने छुपा दिए। इस साल के आंकड़े क्यों छुपाए? चूंकि पिछले साल की जो भरपाई है उन्होंने जिस तरह से घाटे में की थी उसको छुपाना भी था और आंकड़ों में छुपाना था। तो इस तरह की चीजें आंकड़ों के साथ बजट में जो खिलवाड़ होता है, आज नहीं तो कल जनता को समझ में आएगा, इससे बचना चाहिए। ठीक है उचित जी, फाइनल कमेंट आपका इस बजट को लेके पूरे साल भर अब इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, लीकेज को रोकने पड़ेंगे, नो डाउट कि अगर पिछली बार जो करप्शन हुए थे उस पर वो वापस हो गए, वो सरकार खत्म हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लीकेज रुक गया और करप्शन रुक गया। अगर उन्होंने डीएमएफ में करप्शन किया था, शराब में करप्शन किया था, तो अभी जेब में करप्शन हो रहा है, भरपूर हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो तमाम वो तरीके हैं जो लीकेज है हमको रोकने पड़ेंगे। अभी जो बजट के बारे में अगर आप पूछे तो 2 शब्द कहें, थोड़ा सा हुआ है
थोड़े की और जरूरत है, ये बात मान सकते हैं आप। ठीक है, चले फाइनल कमेंट के लिए एक बार सूरज जी के पास चलते हैं। सूरज जी का फाइनल कमेंट। देखिए, इस सरकार ने जो अपने वादे पूरे किए थे उस पे भी प्रावधान नहीं रखे। एनएचएम से इन्होंने वादा किया था, रसोइया दीदी से इन्होंने वादा किया था, बीएड डीएड वालों से इन्होंने वादा किया था, युवाओं को रोजगार देने की बात इस पे कहीं पे नहीं दिखती है, शिक्षकों की भर्ती की बात कहीं नहीं दिखती है, जो डॉक्टर्स के पद खाली हैं उस पे कोई उनकी योजनाएं दिखती हैं। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हैं जिसमें बिल्डिंग भी नहीं बनेगी, बहुत ही निराशाजनक है। और इस बात से मैं सहमत हूँ पत्रकार के उचित शर्मा जी से कि ये वहीं बनेगा जहां इनकी जरूरत होगी, लेकिन जहां लोगों की जरूरत होगी वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। भगवानू जी, फाइनल कमेंट आपका बजट पे। देखिए, घोषणाओं की राजनीति से और बड़े बड़े भाषण से विकास नहीं होता। सरकार हर साल बजट का नाम बदलती है लेकिन जनता की स्थिति वो नहीं बदलती। रोजगार के वादे बड़े होते हैं लेकिन युवा रोजगार बेरोजगार आज भी उसके हाथ खाली है, महिलाएं असुरक्षित है, किसानों के सम्मान की तो बात होती है लेकिन उसकी आय दुगनी नहीं होती है। तो ये जो बजट है अब ये दूरगामी ये क्या परिणाम लेके आता है, समय सीमा तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तब जा करके जनता इस पर विश्वास करेगी। चले, मतलब कुल मिला के कि जनता का पिटारा है, जनता के लिए बजट लाया गया, लेकिन क्या होगा इस बजट के बाद, क्या होगा खास, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज इस शून्यकाल के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।